हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। आज है आप लोगों का सेकंड लेक्चर उद्गम सीरीज का और मेरा है फर्स्ट लेक्चर। सो आई एम योर एजुकेटर वैशाली। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सेल बायोलॉजी के साथ और द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। सेक्शन बी में जब क्वेश्चन आता है, हम सबको पता है सेक्शन बी हमारा थियोरेटिकल टॉपिक्स पे कवर्ड है, तो सेक्शन बी पे जब क्वेश्चन आता है तो टाइप्स ऑफ लिपिड्स, जो लिपिड्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है, उस पर आता है। अदरवाइज सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आता है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर चीज को म्यूटेट किया तो क्या होगा, इसको म्यूटेट किया तो क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है एंड हर साल क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो यू कांट स्किप दिस टॉपिक, यू नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। और बहुत जरूरी टॉपिक है तो अच्छी खासी नॉलेज रखना। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि बहुत बार हमें स्ट्रक्चर क्लियर ही नहीं हो पाता। हमें फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर नहीं पता, हमें स्फिंगोलिपिड का स्ट्रक्चर नहीं पता, हमें कंपोजिशन नहीं पता होता। सो इस वजह से बहुत बार क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो पाता। सो बहुत कंसाइज्ड वे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को बनाया गया। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना, अच्छे से अपने नोट्स बनाना, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से अगर आप टॉपिक को कवर करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे। और थोड़े से क्वेश्चंस मैंने भी रखे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो क्या क्या कवर करेंगे हम कवर करेंगे लिपिड बाइलेयर के बारे में, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में कवर करेंगे, एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो इस तरीके से इस लेक्चर को डिजाइन किया गया है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। अब एक चीज याद रखना, जब मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्कस कर रही हूँ मेम्ब्रेन का, तो मैं सेल मेम्ब्रेन दैट इज आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्लूड कर रही हूँ, प्लस डिफरेंट ERs जो है जैसे ER है, गोल्जी है, लाइसोसोम, इन सब की मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर भी सेम है। अब मेन चीज क्या होती है, स्ट्रक्चर सबका सेम है, सब में लिपिड्स हैं, सब में प्रोटीन्स है, सब कुछ है, बट मेन जो डिफरेंस आता है वो कंपोजिशन पर आता है। कोई फॉस्फोलिपिड किसी मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नर्व सेल में, तो वहां पर स्फिंगोलिपिड बहुत ज्यादा होता है, स्फिंगोमाइलिन बहुत ज्यादा होता है, सॉरी। इसी तरीके से अलग अलग मेम्ब्रेन्स में अलग अलग लिपिड्स हैं, अलग अलग प्रोटीन्स हैं और कंपोजिशन की वेराइटी है, जो हम एक टेबल भी है जिसकी आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम अब सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारी सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। आप सबको पता है आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। अगर हम थिकनेस की बात करें तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस होती है 5 नैनोमीटर की, विद द थिकनेस ऑफ 5 नैनोमीटर। अगर हम बेसिक फंक्शंस की बात करें, हम सब लोग पढ़ते आते हैं व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल प्रोटेक्शन है, सेपरेट करती है, बेसिकली सेल का जो इंटीरियर है उसको बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे सेपरेट करती है, सेपरेट्स इंटीरियर ऑफ सेल with outside environment। एंड हमें यह भी पता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, शेप देती है हमारी सेल को। सो ये तो बहुत जनरलाइज डिस्कशन होगी, ये आप सब लोगों को पता है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो आउटर कवरिंग है आपकी सेल की, सेल को सपोर्ट करती है, सेल को शेप देती है, थिकनेस होती है 5 नैनोमीटर की। ये जनरलाइज है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे बेसिक चीज से जो कि हमारी है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टार्ट करते हैं।
structure of your cell membrane. फिर से याद दिला रही हूँ सभी लोगों को कि जब मैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रही हूँ तो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के जो मेम्ब्रेन्स है उन सबको भी इंक्लूड कर रही हूँ विद द सेम कंपोजिशंस, विद द सेम बेसिक सब्सटेंसेस जो भी प्रेजेंट है वो सब में सेम है, बट कितनी परसेंटेज में क्या प्रेजेंट है वो अलग अलग होता है। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, सो वी नो हमारे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल एक्सप्लेन करता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, एंड मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं, वो रिजेंबल करती हैं आइसबर्ग्स इन सी से। किससे रिजेंबल करती हैं? आइसबर्ग्स इन सी। सो आप सब लोगों ने मूवीज में या वैसे भी देखा होगा कि पूरा पानी एक सी होती है, उसमें बीच बीच में जो बर्फ के टुकड़े हैं वो दिखाई देते हैं। सो इसी से कंपैरिजन करते हुए सिंगर एंड निकोलसन ने कहा कि जो आपकी मेम्ब्रेन है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है वो आइसबर्ग्स इन सी की तरह है। दैट इज देयर इज अ सी ऑफ लिपिड्स, देयर इज अ सी ऑफ लिपिड्स जिसमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एज आइसबर्ग्स। सो अगर हम बात करें क्या मॉडल है, दैट इज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, जो कहता है कि जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है दैट इज आइसबर्ग्स इन सी, दैट इज एक सी ऑफ लिपिड्स है जिसमें जो प्रोटीन्स है वो आइसबर्ग्स की तरह प्रेजेंट है, दैट इज बर्फ के टुकड़ों की तरह प्रेजेंट है। सो अगर हम इसको लिखें, सो वी हैव हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है दैट इज लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर with associated proteins। हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें क्या है, उनमें एक सी ऑफ लिपिड्स है जिसमें प्रोटीन्स जो हैं रैंडमली प्रेजेंट हैं। सो इट इज lipid bilayer with associated proteins and your proteins are present randomly। एंड लिपिड्स और प्रोटीन्स के बीच में कैसी इंटरैक्शन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये क्वेश्चन कहता है कि लिपिड्स और प्रोटीन्स के बीच में जो इंटरैक्शंस है मेनली नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस है, नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस है, हाइड्रोफोबिक, जैसे कि नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन एग्जांपल हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। एग्जाम्पल लिख रही हूं नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस का। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत बार होता है मैं लास्ट तक ये चीज समझा रही होती हूँ। मेजरली लिपिड्स और प्रोटीन्स के बीच में जो मेजरली सबसे ज्यादा पाई जाने वाली इंटरैक्शंस है वो हाइड्रोफोबिक या फिर आप कहोगे नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन। इसका मतलब है कि कहीं पर भी कोवेलेंट इंटरैक्शंस नहीं है, हैं। अभी जब आगे आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर समझाऊंगी वहां पर दिखाऊंगी कि कौन सी ऐसी जगह है जहां लिपिड्स और प्रोटीन्स के बीच में कोवेलेंट इंटरैक्शंस है। तो आप सब लोगों को ये याद रखना है कि मेजर इंटरैक्शंस जो प्रेजेंट है लिपिड्स और प्रोटीन्स के बीच में वो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस है, एग्जांपल हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस है। कुछ कुछ जगह पे आपको कोवेलेंट इंटरैक्शंस भी देखने को मिलती हैं। सो वी हैव अ फिगर हियर दैट शोज देयर इज अ सी ऑफ लिपिड्स जिसमें जो प्रोटीन्स हैं वो रेंडमली अरेंज्ड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर मेम्ब्रेन और एनी मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन योर सेल। उसके बाद स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी हैव दिस वन क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी पॉज कर लेना वीडियो को, यहाँ पर अपने आप सॉल्व करना, उसके बाद आके इसका आंसर देखना। क्वेश्चन सेज प्रीडोमिनेंट इंटरैक्शंस बिटवीन फॉस्फोलिपिड दैट स्टेबलाइज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्लूड। मेजर इंटरैक्शंस कौन सी इंटरैक्शंस हैं फॉस्फोलिपिड्स के बीच में? दैट आर योर hydrogen bonds and covalent interactions, van der Waals interactions, hydrophobic interactions and hydrogen bonds, covalent and hydrophobic interactions. So majorly कौन सी interactions आप लोग देखते हो? आप non covalent interactions देखते हो. So it is hydrophobic interactions and hydrogen bonds. So
अब है हमारे पास लिपिड बाइलेयर। फर्स्ट कंपोनेंट से शुरू करने वाले हैं। आपकी जो भी मेम्ब्रेन है वो दो चीजों की बनी है, लिपिड और प्रोटीन्स की। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड, दो है हमारे फर्स्ट कंपोनेंट्स। नाउ लिपिड की अगर हम बात करें, वी ऑल नो लिपिड जो है ये है आपके एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि इनके पास एक हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी प्रेजेंट है। हाइड्रोफिलिक पार्ट भी प्रेजेंट है एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि जब ये मेम्ब्रेन बनानी थी ये बाइलेयर ही क्यों बनी? जब मेम्ब्रेन बनानी थी सेल को तो इसने बाइलेयर मेम्ब्रेन क्यों बनाई, मोनोलेयर क्यों नहीं बनाई? तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे व्हाई द लिपिड बाइलेयर इज व्हाई द लिपिड लेयर इज यू कैन से अ बाइलेयर। ठीक है, लिपिड व्हाई द लिपिड्स आर अरेंज्ड एज, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई लिपिड्स आर अरेंज्ड एज बाइलेयर इन मेम्ब्रेन। are arranged as bilayer in membrane. So ये हमारे लिपिड है, ये हमारा लिपिड मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोफोबिक हेड है एंड ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। सॉरी दिस इज योर हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड दिस इज योर हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या है, लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है, लिपिड का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जनरल प्रॉपर्टीज आप सब लोगों को पता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो वाटर से दूर जाता है और हाइड्रोफिलिक जो है वाटर की तरफ जाता है। सो ऑब्वियसली लिपिड में भी दोनों चीजें, हाइड्रोफोबिक भी है हाइड्रोफिलिक भी है। तो लिपिड का मॉलिक्यूल भी ऐसे ही अरेंज होना चाहेगा कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो वाटर से दूर हो जाए और जो फिलिक है वो वाटर की तरफ हो जाए। सो पहली केस क्या हो सकता था, पहला केस ये हो सकता था कि मोनोलेयर बन जाए। फर्स्ट केस ये हो सकता था कि लिपिड जो है वो मोनोलेयर में अरेंज हो जाए। बट इस मोनोलेयर का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखोगे तो ये तो हर जगह से वाटर से इंटरैक्ट कर पाएगा, यहां से भी वाटर से इंटरैक्ट कर पा रहा है। चलो ठीक है, हम यहां मान लेते हैं यहां पर यहां वाला पोर्शन जो है वो हेड्स है, ये हाइड्रोफिलिक है। तो अगर ये वाटर से इंटरैक्ट कर रहा है तो चलेगा, नो इश्यूज। लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, हम तो नहीं चाहते, या सेल तो नहीं चाहती कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो वाटर से इंटरैक्ट करे, तो मोनोलेयर तो नहीं बना सकते, मोनोलेयर पॉसिबल नहीं थी। सेकेंड ऑप्शन आया, लेट्स मेक अ बाइलेयर। चलो बाइलेयर स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो जब ये बाइलेयर स्ट्रक्चर बना तो इन्होंने देखा ठीक है, बाइलेयर स्ट्रक्चर के बनने की वजह से जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो हाइड्रोफोबिक के साथ आ गया और वाटर से प्रोटेक्ट हो गया। वेरी सिंपल, अगर हाइड्रोफोबिक के पास है तो क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक के सामने आ गया एंड इट वाज सेव्ड और यू कैन से प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि बाइलेयर क्यों बनी, ताकि हाइड्रोफोबिक आमने सामने आ जाए और जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो वाटर से बच जाए या प्रोटेक्ट हो जाए। नाउ अब क्वेश्चन आया, ठीक है बाइलेयर बन गई, ये शीट बन गई, बट इन साइडवेज का क्या करें, इन साइडवेज का क्या करें भाई, ये तो वाटर से इंटरैक्ट कर रहे हैं अभी भी, साइड से तो अभी भी कर रहे हैं। तो मेम्ब्रेन ने क्या किया, अपने आप को क्लोज कर दिया। मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट थी, शीट्स की फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट थी, सो अपने आप को बचाने के लिए मेम्ब्रेन ने अपने आप को ऐसे
क्लोज कर दिया, एनक्लोज कर दिया। मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट थी शीट की तरह, आप लोग ऐसे देख लो, बिकॉज आई थिंक वैसे क्लियर नहीं होगा, ऐसे शीट की तरह प्रेजेंट थी। तो अपने आप को बचाने के लिए मेम्ब्रेन ने अपने आप को साइड वेज से क्लोज कर दिया, साइड्स अपने एजेस को, साइड्स और अपने एजेस को क्या किया, सील कर दिया। इसको बोलते हैं सेल्फ सीलिंग। अपने आप को साइड से पानी से बचाने के लिए मेम्ब्रेन ने क्या किया, अपने आप को सेल्फ सीज कर दिया और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिया, एंड दिस इज हाउ इट वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एजेस आल्सो। तो आप सब लोग याद रखोगे मेजर रीजन क्या था कि सेल्फ सीलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन क्यों हुई, क्योंकि मेम्ब्रेन अपने आप को साइडवेज वाटर इंटरैक्शन से बचाना चाहती, ताकि साइड्स में एजेस पर हाइड्रोफोबिक पार्ट्स जो हैं वो वाटर से इंटरैक्ट ना करे, इसलिए मेम्ब्रेन ने अपने आप को सील कर दिया, एंड इट फॉर्म्ड अ सर्कुलर स्फीयर। दिस इज हाउ योर मेम्ब्रेन इज मेड, दिस इज हाउ योर सेल वॉज एनक्लोज, ताकि इंटरैक्शंस, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो मिनिमम इंटरैक्शंस करे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। सो ये मेम्ब्रेन बन गई। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स, कौन कौन से लिपिड्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में, वो डिस्कस करेंगे अब। टाइप्स ऑफ लिपिड इन मेम्ब्रेन, सो मेम्ब्रेन में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स हैं। सबसे पहले हैं फॉस्फोलिपिड्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिपिड जो प्रेजेंट है दैट आर ग्लाइकोलिपिड्स, and the third component is sterols. So अगर हम लिपिड्स की बात करें, there are 3 different types of lipids which are present in a membrane: phospholipids, glycolipids and sterols. phospholipids को अगर हम कहें, ये मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स हैं जो सेल में प्रेजेंट है, मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स प्रेजेंट। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है, मोस्ट अबंडेंट क्या है, क्या चीजें हैं, और क्वेश्चन सबसे बड़े बनाती हैं। अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो इनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स and then we have your sphingolipids. तो we have 3 different type of lipids which are present in the membrane. आपकी membrane में 3 different types of lipids हैं, phospholipids, glycolipids and sterols. सबसे तीनों में से मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, फॉस्फोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स। सबसे पहले फॉस्फोग्लिसराइड्स को देखेंगे। फॉस्फोग्लिसराइड्स को अगर आप नाम से देखोगे तो 3 डिफरेंट वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले 2 में डिवाइड करते हैं। फॉस्फो मींस फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फेट ग्रुप, सॉरी, फॉस्फेट मींस फॉस्फेट ग्रुप, एंड आप ग्लिसराइड वर्ड को देखोगे तो ग्लिसराइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। ग्लिसराइड क्या है, ग्लिसराइड है आपका ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, एंड इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज एस्टर बॉन्ड। और यहीं पर सब लोग याद रखेंगे, यहां पर एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है कि आर्के बैक्टीरिया में ये वाला जो बॉन्ड है वो एस्टर बॉन्ड नहीं होता, ईथर बॉन्ड होता है। तो ये जब भी जहां पर भी नोट डाउन करो इस चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, आर्के बैक्टीरिया हैज ईथर बॉन्ड।
हमने स्टार्ट किया फॉस्फोग्लिसराइड से। सबसे पहले हमने देखा फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ज्वाइन टू ईच अदर बाय योर एस्टर बॉन्ड। लेकिन ईथर आर्कियोबैक्टीरिया में ये जो बॉन्ड होता है वो होता है ईथर बॉन्ड। चलो कंपोनेंट्स पता चल गए, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, फॉस्फेट है। अब अरेंज कैसे होते हैं? सबसे पहले होती है ग्लिसरॉल की बैकबोन। मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर ना बना के सिंपल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। सबसे पहले इसके 2 कार्बन पर जुड़ते हैं फैटी एसिड्स, एंड फाइनली जो 3rd कार्बन होता है उस पे जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। इस फॉस्फेट ग्रुप से फर्दर बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स जुड़ते हैं, इससे जुड़ते हैं फर्दर स्मॉल ग्रुप्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल ग्रुप हो सकता है कोलिन, ये स्मॉल ग्रुप हो सकता है इथेनॉल अमाइन, ये हो सकता है सीरीन, सो जब कोलिन होता है इसका नाम होता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। जब कोलिन छोटे ग्रुप की तरह प्रेजेंट होता है, स्मॉल ग्रुप की तरह प्रेजेंट होता है, तो फॉस्फोलिपिड का नाम होता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। जब इथेनॉल अमाइन प्रेजेंट होता है तो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन। एंड फाइनली जब सीरीन होता है इसका नाम होता है फॉस्फेटिडाइल सीरीन। एंड स्पेसिफिकली मैंने इन तीनों को डिस्कस क्यों किया है? क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं आपकी मेमेलियन सेल के। मैंने यही तीनों स्पेसिफिकली डिस्कस क्यों किए हैं? बिकॉज ये तीनों हैं मोस्ट अबंडेंट phosphoglycerides of mammalian cell. सो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फॉस्फोग्लिसराइड के स्ट्रक्चर से। हमें सबसे पहले पता है कि इसमें होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की बैकबोन मेंशन कर लेना, बैकबोन इज ऑफ ग्लिसरॉल। सबसे पहले है 3 कार्बन ग्लिसरॉल जिसकी है बैकबोन, बैकबोन के साथ 2 कार्बन पर अटैच्ड है फैटी एसिड, एंड 3rd कार्बन पे जुड़ा होता है फॉस्फेट। फिर फॉस्फेट के साथ फर्दर बहुत छोटे छोटे ग्रुप जुड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़े कोलिन, जैसे इस फॉस्फोग्लिसराइड को क्या बोलते हैं? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इथेनॉल अमाइन फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, सीरीन फॉस्फेटिडाइल सीरीन। इन तीनों को क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं मेमेलियन सेल के। सो ये है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉस्फोग्लिसराइड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वी हैव अ बैकबोन ऑफ ग्लिसरॉल जिसपे 2 फैटी एसिड टेल हैं, देन वी हैव अ फॉस्फेट ग्रुप और उसके साथ कोलिन जुड़ा है एज एन एग्जांपल। दे आपको स्ट्रक्चर दोबारा से दिखा हुआ है। अब बात आती है, मैंने आपको बोला कि जो आपका लिपिड है, ठीक है, जो आपका लिपिड है वो आपका एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी हैं। तो कौन सा पार्ट फॉस्फोग्लिसराइड का कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक बनाता है और कौन सा हाइड्रोफिलिक बनाता है? तो यहां पर आप ये देखोगे कि ये जो पोर्शन है, जो फॉस्फेट और ये स्मॉल ग्रुप वाला पोर्शन है, ये होता है पोलर, ये है आपका पोलर हेड ग्रुप जिसको आप हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं, एंड जो बचा हुआ पार्ट है ये जो हाइड्रोफोबिक टेल वाला पोर्शन जो होता है, जो आपका फैटी एसिड टेन है, वो आपका फोबिक पार्ट है। क्या बताया? जो आपका फॉस्फेट प्लस स्मॉल ग्रुप है वो मिलके बनाते हैं आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, एंड जो आपका फैटी एसिड टेल वाला पोर्शन है वो मिलके बनाते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो ये है आपको फॉस्फोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हो इसको। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज स्फिंगोलिपिड्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स अब हम देखेंगे स्फिंगोलिपिड्स के।
स्फिंगोलिपिड की जब हम बात करते हैं, इसकी बैकबोन, आपको फॉस्फोग्लिसराइड की बैकबोन देखने को मिली ग्लिसरॉल की, इसकी बैकबोन है स्फिंगोसिन की। यहां पर बैकबोन का काम करेगी स्फिंगोसिन। अब आगे का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो स्फिंगोसिन के पास एक है अमाइनो ग्रुप, स्फिंगोसिन के साथ एक है अमाइनो ग्रुप, जिसपे जुड़ता है आपका फैटी एसिड, जिसपे जुड़ता है फैटी एसिड। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है वो होता है इसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक स्फिंगोसिन के पास एक है अमाइनो ग्रुप जिसपे फैटी एसिड जुड़ जाता है, एंड सेकंड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस पे जुड़ता है फॉस्फेट। सेम प्रोसेस, फॉस्फेट के साथ स्मॉल ग्रुप जुड़ते हैं, एग्जाम्पल, अगर ये स्मॉल ग्रुप का एग्जाम्पल हम कोलिन लेते हैं तो ये बन जाता है स्फिंगोमाइलिन, एंड स्फिंगोमाइलिन है, स्फिंगोमाइलिन बनता है आपका मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड ऑफ मेमेलियन सेल। एंड तो आप लोगों ने देखा फॉस्फोग्लिसराइड, मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड्स क्या थे, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, तो ये तीनों हो गए। उसके बाद आपने पढ़ा मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड होता है स्फिंगोमाइलिन। तो अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड्स बता दो तो आप चारों बताओगे, स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, चारों मिलके ही तो बना रहे हैं आपका फॉस्फोलिपिड। अब आपसे क्वेश्चन पूछे इन चारों में से नर्व सेल में मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो वो स्फिंगोमाइलिन है। इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है, मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड ऑफ नर्व सेल इज स्फिंगोमाइलिन। इन चारों में से नर्व सेल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, स्फिंगोमाइलिन मिलता है। तो ये सब लोग अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है। दैट इज मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड of nerve cell. Most abundant phospholipid of nerve cell is sphingomyelin. तो हम जब शुरुआत कर रहे थे तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो स्फिंगोलिपिड्स है उनमें बैकबोन होती है स्फिंगोसिन की। स्फिंगोसिन के पास एक अमाइनो ग्रुप है जिसपे फैटी एसिड जुड़ता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसपे फॉस्फेट जुड़ता है। फॉस्फेट के साथ फर्दर बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स लगे होते हैं, जैसे अगर कोलिन आके जुड़ता है तो वो बनाता है स्फिंगोमाइलिन, और स्फिंगोमाइलिन मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड है मेमेलियन सेल का। अगर आप ओवरऑल फॉस्फोलिपिड्स की बात करो तो ओवरऑल फॉस्फोलिपिड्स में से कौन सा मोस्ट अबंडेंट है आपके नर्व सेल में, दैट इज योर स्फिंगोमाइलिन। अब इस चीज का आपको सबको याद रखना है कि जब स्फिंगोसिन के साथ, वन सेकेंड, जब स्फिंगोसिन के साथ जुड़ता है फैटी एसिड, जब स्फिंगोसिन के साथ फैटी एसिड जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं सेरामाइड, इसको बोलते हैं सेरामाइड। सेरामाइड जो है वो ईआर में सिंथेसाइज होता है, ईआर में सिंथेसिस होता है सेरामाइड का। उसके बाद जो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं सेरामाइड में, जो डिफरेंट एडिशंस होती हैं, मॉडिफिकेशंस होती हैं, एक कंप्लीट, आप सबने देखा जब एक फैटी एसिड जुड़ गया उसके बाद बहुत सारे ग्रुप्स भी जुड़ रहे हैं, तो पहले फैटी एसिड तो ईआर में जुड़ जाता है, उसके बाद इस सेरामाइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्जी में, और जो फर्दर मॉडिफिकेशंस होती हैं वो होती हैं गोल्जी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है सेरामाइड सिंथेसिस जो है वो होता है आपके ईआर में, और फर्दर मॉडिफिकेशन एक कंप्लीट स्फिंगोलिपिड बनाने के लिए होता है गोल्जी अपैरेटस में। तो ये है आप लोगों का स्ट्रक्चर। सो आप सब लोग बहुत ध्यान से देखोगे। सबसे पहले स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर देखो,
स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है और ये फैटी चेन ऑलरेडी है। स्फिंगोसिन के केस में एक फैटी चेन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो जब फर्दर स्फिंगोलिपिड बनता है तो एक फैटी एसिड चेन और डलती है एंड उसके साथ आपका ये तो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल का है, तो हम यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। फैटी एसिड टेल जुड़ती है और ये आपका फॉस्फेट एंड कोलिन जुड़ा है, इस तरीके से बनता है स्फिंगोमाइलिन। उसके बाद आपका फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, सबका स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ देख सकते हो। अच्छे से देख लो, ऑलरेडी याद रखना क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम आप जब पढ़ा रहे थे तो आप तो बोल रहे थे एक अमाइनो ग्रुप है और एक फैटी एसिड जुड़ता है, तो यहाँ दो क्यों जुड़ रहे हैं? आप ऑलरेडी याद रखोगे जो बैकबोन है स्फिंगोसिन की उसमें ऑलरेडी एक फैटी एसिड चेन होती है, उसके बाद दूसरी एडिशनली लगाई जाती है स्फिंगोलिपिड बनाने के लिए। सो ये हो गया। नेक्स्ट हम सब लोगों को पढ़ना है ग्लाइकोलिपिड्स। Next we have to study about glycolipids. Okay. ग्लाइकोलिपिड्स की जब हम बात करते हैं तो ग्लाइकोलिपिड सबसे पहले तो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट है? ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? सेल एक्सटीरियर की तरफ, टूवर्ड्स सेल एक्सटीरियर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ग्लाइकोलिपिड्स की तो इसका स्ट्रक्चर स्फिंगोलिपिड से मिलता है। जस्ट जो फॉस्फोलिपिड है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द शुगर्स। ग्लाइको मीन्स, ग्लाइको वर्ड का ही मतलब शुगर होता है, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो स्फिंगोलिपिड्स जैसा होता है, बट यहां पर फॉस्फेट ना होके शुगर्स होती है। अभी दिखाऊंगी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सिमिलर टू sphingolipids except phosphate replaced, phosphate is replaced by sugars। तो इसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स, इसमें जो आप लोग एग्जांपल याद रखोगे मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल रखोगे, दैट इज ग्लैंग्लियोसाइड। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड, दैट इज योर गैंग्लियोसाइड। सो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। 1 सेकेंड। चलो, सो हियर वी हैव द स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले आप लोग देखोगे बैकबोन, स्फिंगोसिन बैकबोन, उसके बाद फैटी एसिड चेन। फैटी एसिड चेन तो प्रेजेंट होगी बट यहाँ पर फॉस्फेट ना होके शुगर्स एडेड हैं। क्या याद रखना है कि जो बैकबोन है दैट इज सिमिलर टू योर स्फिंगोसिन, उसके बाद फैटी एसिड जुड़ता है एंड फाइनली फॉस्फेट ना जुड़ के शुगर्स जुड़ जाती हैं और वो आपका ग्लाइकोलिपिड्स बनाती है। ये हो गया सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड्स है जहां पे आपने फॉस्फोग्लिसराइड और स्फिंगोलिपिड्स को देखा, फिर आपने सेकंड कंपोनेंट पढ़ा दैट वाज सेकंड टाइप ऑफ लिपिड दैट वाज ग्लाइकोलिपिड्स एंड फाइनली आप सब लोग पढ़ोगे थर्ड कंपोनेंट दैट इज योर स्टीरॉल्स। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज योर स्टीरॉल्स। स्टीरॉल्स में सबसे पहले याद रखना है मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉल ऑफ योर मेमेलियन सेल, मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉल ऑफ मेमेलियन सेल या एनिमल सेल, दिस इज योर कोलेस्ट्रॉल।
नेक्स्ट, बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, बैक्टीरिया हैज नो कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में स्टीरॉल या फिर आप कहोगे कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉल लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एग्जैक्टली स्टीरॉल्स नहीं होते। प्लांट सेल हैज कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टीरॉल्स। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल का तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। सो मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉल ऑफ एनिमल सेल इज कोलेस्ट्रॉल, बैक्टीरिया हैज नो कोलेस्ट्रॉल, प्लांट सेल हैज कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टीरॉल्स। नाउ अगर हम स्टीरॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर एक स्टीरॉयड रिंग होती है, स्टीरॉयड रिंग होती है, उसके बाद एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, एंड एक पोलर हेड होता है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर एक पोलर हेड होता है, उसके बाद एक स्टीरॉयड रिंग होती है और फाइनली एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। जो आप यहाँ पर देखोगे, हियर यू हैव अ हेड, पोलर हेड, ये स्टीरॉयड रिंग और ये हाइड्रोफोबिक टेल। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका कोलेस्ट्रॉल का। तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी अगर कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट, कोलेस्ट्रॉल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो फॉस्फोलिपिड्स या अदर लिपिड्स के हाइड्रोफोबिक पार्ट से इंटरैक्ट करेगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है दैट इज पोलर हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट से इंटरैक्ट करेगा। आई थिंक ये सबको क्लियर होना चाहिए। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफोबिक से इंटरैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक से ही इंटरैक्ट करता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट बोली थी कि सभी मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट सब कुछ है, वही लिपिड्स हैं, वही प्रोटीन है, सब कुछ है, लेकिन जो उनका कंपोजिशन है वो अलग अलग है। क्या है वो समझेंगे हम लोग। जैसे अगर हम बात करें लीवर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर आप देखोगे कोलेस्ट्रॉल 17 है, रेड ब्लड सेल में कोलेस्ट्रॉल 23% है, माइलिन में 22% है, माइटोकॉन्ड्रिया में 3% है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 6% है और बैक्टीरियम में 0 है, जो आपको अभी भी बताया था। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन की बात करें तो लिवर सेल में 7% है, रेड ब्लड सेल्स में 18% है, माइलिन में 15% है, माइटोकॉन्ड्रिया में 28% है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 17 है और बैक्टीरिया में 70 है। दैट इज कि अलग अलग मेम्ब्रेन्स में अलग अलग कंपोजिशंस हैं, अलग अलग कहेंगे अमाउंट ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई द कंपोजिशन इज डिफरेंट। सो ये बात करी हमने अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक दो क्वेश्चन देखने बनते हैं इस पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, एज यूजुअल पॉज द वीडियो फिर आंसर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेलियन सेल बट इज एब्सेंट फ्रॉम मोस्ट प्रोकैरियोटिक एंड प्लांट सेल मेम्ब्रेन। तो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनिमल सेल में तो है लेकिन प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। ये आप पढ़ चुके हो कोलेस्ट्रॉल कि एग्जैक्टली जो आपकी प्लांट सेल है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टीरॉल्स होते हैं। और आपने बैक्टीरियल सेल का तो एग्जांपल देखा है कि वहां होते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द 3 कॉमन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स आर कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, यही तो है मेम्ब्रेन लिपिड्स। फॉस्फोग्लिसराइड्स कैरी अ ग्लिसरॉल बंधन, हाँ जी। 2 फैटी एसिड चेन, बिल्कुल, एंड अ फॉस्फोराइलेटिल अल्कोहल, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। मोस्ट फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म बायमोलिकुलर शीट्स रेदर देन माइसिल्स इन एक्वस मीडिया। आप लोगों ने भी पढ़ा कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर क्यों है, क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स इस तरीके से बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द कॉमन एल्कोहल मॉइटीज इन फॉस्फोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, इनोसिटॉल, कोलिन, इथेनॉल अमाइन एंड टायरोसिन। जब पढ़ा रही हूँ कहीं पर पढ़ा है कि टायरोसिन भी एडिड होता है, नहीं ना। सो ये स्टेटमेंट है इज करेक्ट, इनकरेक्ट बतानी थी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। देन वी हैव मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। सबसे पहले मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी होता क्या है, फ्लूइडिटी समझते हैं सबसे पहले। फ्लूइडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव, किसी चीज की फ्लो करने की जो एबिलिटी है उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को डिफाइन करते हैं कि जो आपके लिपिड्स प्रेजेंट हैं वो मेम्ब्रेन में मूव कर पा रहे हैं, नहीं मूव कर पा रहे, रिजिड हो चुके हैं, टाइट हो चुके हैं अपनी जगह पे, दैट इज योर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। व्हाट इज फ्लूइडिटी?
एबिलिटी टू फ्लो। जैसे आप लिक्विड्स देखते हो, लिक्विड्स जो है वो फ्लो करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हम पढ़ते हैं कि जो हमारे लिपिड्स हैं वो कितनी आसानी से मेम्ब्रेन में मूव कर पा रहे हैं, इधर उधर जा पा रहे हैं, अपनी जगह पे मूव कर पा रहे हैं या साइडवेज मूव कर पा रहे हैं, दैट इज योर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो जब हम मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को डिस्कस करते हैं तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, दैट इज योर टेम्परेचर एंड लिपिड कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन। दो चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड लिपिड कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। पहले टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सब लोगों को पता है कि अगर हाई टेम्परेचर होता है, आप सब लोग केमिस्ट्री में जब पढ़ते हो कि जब भी आप किसी चीज को हीट देते हो, हाई टेम्परेचर देते हो, तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है। सिमिलरली मेम्ब्रेन में भी तो लिपिड मॉलिक्यूल्स है ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट दे रहे हो, तो क्या होगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी और मूवमेंट बन जाएगी, तो दैट इज योर फ्लूइडिटी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें, अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, और अगर एनर्जी बढ़ जाती है तो मूवमेंट बढ़ जाएगी। एंड मूवमेंट बढ़ गई तो हमारी फ्लूइडिटी भी बढ़ गई। यही हमें चाहिए था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अगर आप किसी भी चीज को एनर्जी देते हो, आप लोग केमिस्ट्री को कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, अगर आप किसी भी चीज को एनर्जी देते हो तो उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ा देते हो। ठीक है, यहां पर भी क्या किया, लिपिड मॉलिक्यूल्स थे, अगर इनको हाई टेम्परेचर मिला तो इनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, तो इनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। यही हमें चाहिए था। अगर हम बात करते हैं लो टेम्परेचर की, लो टेम्परेचर कैसा होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है लो टेम्परेचर। तो आप सबको पता है अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, जब ठंड होती है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो हमारी मूवमेंट कैसी होती है, हम ठिठुरने लग जाते हैं ना, हमारी मूवमेंट भी स्लो हो जाती है, तो लिपिड्स की भी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ लिपिड्स डिक्रीजेस एंड अगर लिपिड की मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी तो फ्लूइडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। हमने पढ़ा डिफरेंट कंट्रास्टिंग बिहेवियर्स ऑफ आर टेम्परेचर। अगर हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो लिपिड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, अगर एनर्जी बढ़ जाएगी तो मूवमेंट फास्टर हो जाएगी, जल्दी जल्दी लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, और लिपिड मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करें मतलब फ्लूइडिटी बढ़ गई है। वहीं पर अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, दैट इज अ फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो जब ठंडा मौसम आता है हम लोग की मूवमेंट कैसी हो जाती है, कम हो जाती है ना, क्योंकि हमारी एनर्जी तो हम ड्रॉप कर चुके होते हैं। सो अगर हम बात करें लो टेम्परेचर की बात करें तो लिपिड जो है वो थोड़े से फ्रीज होने लग जाते हैं, फ्रीज होने लगते हैं तो उनकी मूवमेंट डिक्रीज होती है, मूवमेंट डिक्रीज होगी तो फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी। ये कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का। उसके बाद नेक्स्ट चीज किस पे डिपेंड करती है, कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स पर डिपेंड करती है। कंपोजिशन ऑफ लिपिड में पढ़ोगे दो चीजें, लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन
लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन, ये फर्स्ट चीज है। दूसरा है सैचुरेशन अनसैचुरेशन ऑफ लिपिड, सैचुरेशन अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन। सो कंपोजिशन ऑफ लिपिड में दो चीजें पढ़नी है, लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन एंड सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन। चलो एक सिंपल सी चीज है, शॉर्ट चेन देखोगे और ये है आपकी लॉन्ग चेन। सो ये है आपके पास ये दो चेन, ये है केस ए एंड ये है आपकी दूसरी टाइप ऑफ चेन्स, ये है केस बी। खुद सोच के देखो, ए और बी में सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी को देखो और बताओ किसमें नंबर ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगी। ए को देखो और बी को देखो, किसमें नंबर ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगी? बी में। बी में बहुत सारी इंटरेक्शंस होंगी और ए में कम इंटरेक्शंस होंगी। अगर हम किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से टकराते हैं, क्या हम इजीली मूव कर पाते हैं? नहीं। तो ऐसा केस जहां पर इंटरेक्शन ज्यादा होंगी वहां पर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। आप लोग इमेजिन करो, जब भी आप एक क्राउडेड एरिया में जाते हो तो आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि आप इतने सारे लोगों से इंटरैक्ट कर रहे होते हो ना। सिमिलरली यहाँ पर भी इतने सारी इंटरैक्शंस है, अगर इतनी सारी इंटरैक्शंस होगी तो जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड जो फ्लूइडिटी है वो भी डिक्रीज होगी। यहां पर क्या होगा? इंटरैक्शंस बढ़ गई जिसकी वजह से मूवमेंट डिक्रीज हो गई। इंटरैक्शंस बढ़ गई, मूवमेंट डिक्रीज हो गई एंड मूवमेंट डिक्रीज होने की वजह से फ्लूइडिटी भी डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट वहीं पर अपोजिट तरफ अगर आप देखोगे तो इंटरैक्शंस क्या हैं? लेस नंबर ऑफ इंटरैक्शंस है। इंटरैक्शंस कम है। अगर इंटरैक्शंस कम है तो क्या होगा? मूवमेंट ज्यादा होगी। मूवमेंट ज्यादा होगी तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंटरैक्शंस देख लो, शॉर्ट चेन्स में इंटरैक्शंस कम है, कम इंटरैक्शंस है तो मूवमेंट जल्दी तो फ्लूइडिटी ज्यादा प्रेजेंट है। वहीं पर अगर हम बात करें लॉन्ग चेन पे, इंटरैक्शंस बहुत ज्यादा है, इंटरैक्शन ज्यादा है तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो फ्लूइडिटी डिक्रीज्ड है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? सैचुरेशन अनसैचुरेशन का। सो यहां पर देखोगे सैचुरेशन अनसैचुरेशन, सो यहां पर है आपके पास फैटी एसिड चेन, यहां पर है आपके पास ए केस जहां पर फैटी एसिड चेन्स के बीच में कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और यहां पर है आपके पास फैटी एसिड चेन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। सबसे पहले मैं खासियत बता देती हूं। डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है? डबल बॉन्ड की वजह से जो फैटी एसिड चेन है उसमें एक बेंड आता है। ये खासियत है, ये आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा वहां पर चेन में एक बेंड आएगा। ये ऐसी फैटी एसिड चेन है जिसमें सब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है एंड ये ऐसी है जिसमें डबल बॉन्ड है। आप दोनों केस देखोगे और दोनों केस में ये डिटरमाइन करोगे कि क्लोज पैकिंग किसमें होगी, कौन सा ऐसा ए या बी, कौन सा ऐसा है जिसमें जो फैटी एसिड चेन्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड हो सकती है, बहुत पास पास आ सकती है। ऑब्वियसली केस ए में जो आप देख पा रहे हो, केस ए में क्या है? क्लोज पैकिंग पॉसिबल है और वहां पर देखोगे कि ऑलरेडी बेंड है तो ये स्पेस तो ऑलरेडी बढ़ गया ना, ये स्पेस तो ऑलरेडी बढ़ गया, इसके कंपैरिजन में ये स्पेस तो ऑलरेडी बढ़ गया। तो क्लोज पैकिंग किसके केस में? ए के केस में। सेम वही चीज है
क्लोज पैकिंग है तो इंटरैक्शंस बढ़ गई। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है कि चेन्स जो है वो बहुत पास आ गई, बहुत पास आ गई, तो इंटरैक्शंस कम हो गई। सॉरी, अगर क्लोज पैकिंग हो गई तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई तो ऑब्वियसली आपकी जो फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पर नेक्स्ट केस की बात करें, यहां पर क्लोज पैकिंग नहीं है, अगर क्लोज पैकिंग नहीं है तो क्या होने वाला है, क्लोज पैकिंग नहीं है तो क्या होने वाला है, यहां पर मूवमेंट पॉसिबल है, मूवमेंट बढ़ जाएंगी, एंड मूवमेंट बढ़ जाएंगी तो फ्लूइडिटी भी बढ़ जाएगी। हमने स्टार्ट किया मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी से, जहां पर हमने पढ़ा कि जो हमारी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है वो दो चीजों पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर और लिपिड कंपोजिशन जो है मेम्ब्रेन का उस पर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, अगर हाई टेम्परेचर होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है तो लिपिड फास्टली मूव करेंगे, फास्टली मूव करेंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। वहीं पर लो टेम्परेचर जो होता है वो एक फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, यहाँ पर लिपिड जो है उनकी मूवमेंट कम हो जाती है और लिपिड मूवमेंट कम होगी तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पर जब हमने कंपोजिशन की बात करी तो दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पे बात करते हैं, लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन और उसके साथ साथ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन। अगर एक शॉर्ट चेन है तो नंबर ऑफ इंटरैक्शंस कम है, नंबर ऑफ इंटरैक्शंस कम है तो लिपिड आसानी से मूव कर सकता है और आसानी से मूव कर सकता है तो फ्लूइडिटी बढ़ा देता है। वहीं पर अगर हम बात करें अपोजिट पर, अगर एक लॉन्ग चेन है तो नंबर ऑफ इंटरैक्शंस बढ़ा देगा, नंबर ऑफ इंटरैक्शंस बढ़ा देगा तो लिपिड कम मूव करेगा तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा सैचुरेशन अनसैचुरेशन। सैचुरेशन में हमने देखा कि क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग होती है तो मॉलिक्यूल बहुत पास आ जाते हैं, बहुत पास आते हैं तो मूवमेंट नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं करेंगे तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पर अनसैचुरेशन के केस में बेंड आता है तो क्लोज पैकिंग नहीं होती, क्लोज पैकिंग नहीं होती तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है तो ऑब्वियसली फ्लूइडिटी कम है। ओके सॉरी, हाँ, क्लोज पैकिंग नहीं है तो मूवमेंट बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाती है तो फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। सॉरी, आई गॉट इट रॉन्ग, यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सो अब आपके पास क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मेजरली क्वेश्चन ये आता है कि आप एक सेल को, ठीक है, आप एक सेल को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक लेके गए हो तो उसके मेम्ब्रेन कंपोजिशन में क्या चेंज होगा। एक सेल जो थी वो पहले हाई टेम्परेचर पर प्रेजेंट थी, अब उसको आप एक लो टेम्परेचर पर लेके गए हो तो उसकी मेम्ब्रेन कंपोजिशन पर क्या चेंज होगा। मैम, जो आपकी सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमेशा चाहेगी उसकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मेंटेन्ड रहे। ध्यान से सुनना, सेल हमेशा चाहेगी कि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी बढ़ी रहे, मेंटेन रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो, बस कांस्टेंट रहे। तो कैसे करेगी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मतलब फ्लूइडिटी बढ़ेगी। तो सेल को अगर बैलेंस करना है, कांस्टेंट रखना है तो सेल क्या करेगी, सेल कुछ ऐसी चीज करेगी कि फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाए। मान लो अगर हम फॉर अ टर्म बात करें कि मेरे पास 10 रुपए है, ठीक है, और मुझे आपने 10 रुपए और दिए, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 10 रुपए ही रहे, ठीक है, मेरे पास कम ना ज्यादा कुछ ना हो, मेरे पास और पहले से 10 रुपए थे, अब भी 10 रुपए ही रहे, तो मैं क्या करूंगी, 10 किसी और को दे दूंगी ना, या कुछ ऐसा करूंगी कि वो किसी और के पास चले जाए और मेरा जो अमाउंट है वो सेम रहे। सिमिलरली मैंने आपको ये लाइन बोली कि मेम्ब्रेन जो आपकी सेल है वो हमेशा ये चाहती है कि उसकी जो फ्लूइडिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो अगर कोई चीज उस फ्लूइडिटी को बढ़ा रही है तो सेल उसको पीछे से अगेंस्ट मूव करेगी ताकि वो बराबर रहे। बैलेंस तो करना ही है ना, तराजू में क्या करते हैं हम, तब तक सामान डालते हैं जब दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, यही कॉन्सेप्ट होता है। सिमिलरली सेल का भी यही कॉन्सेप्ट है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो फ्लूइडिटी है वो मेंटेन्ड रहे, तो अगर कोई चीज मेरी फ्लूइडिटी को बढ़ाएगी तो मैं फ्लूइडिटी को कम करूंगी ताकि बैलेंस रहे, वहीं पर अगर कोई चीज कम करेगी तो मैं बढ़ा दूंगी फ्लूइडिटी को ताकि वो बैलेंस रहे। यही चीज हमें पढ़नी है, दैट इज सेल maintains constant membrane fluidity. सेल मेंटेन्स कांस्टेंट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। सेल चाहती है कि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो हमेशा कांस्टेंट फ्लूइडिटी पर है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो
दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, फ्लूइडिटी बढ़ा रहे हो। सेल क्या करेगी, फ्लूइडिटी को डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करने के लिए क्या रखेगी, लॉन्ग चेन फैटी एसिड रखेगी, एंड उसके साथ साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड रखेगी। क्या समझाया, सेल चाहती है कि उसकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कांस्टेंट रहता है। कोई भी ऐसी चीज जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को बढ़ा रही है, सेल उसके अगेंस्ट जाएगी। जहां हाई टेम्परेचर फ्लूइडिटी बढ़ा रहा है, वहीं पर सेल चाहती है कि फ्लूइडिटी कम हो, ताकि वो एक अमाउंट पर रहे, कम ज्यादा ना हो। ऐसे ही अगर लो टेम्परेचर दिया जाए, अगर लो टेम्परेचर दिया जाए लो टेम्परेचर क्या करता है, लो टेम्परेचर फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है। सो सेल को उल्टा काम करना है, फ्लूइडिटी बढ़ानी है। तो सेल क्या रखेगी, शॉर्ट चेन फैटी एसिड रखेगी, शॉर्ट चेन फैटी एसिड रखेगी, उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रखेगी। ये डीबीटी का फेवरेट टॉपिक है, डीबीटी को बहुत पसंद है ये सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, फ्लूइडिटी पर क्वेश्चन पूछने का। तो हर साल किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मेजरली पूछा जाता है, मान लो आपने एक सेल को 20 डिग्री से 40 डिग्री पर भेजा। एक सेल पहले 20 डिग्री पर रह रही थी, अब उसको 40 डिग्री पर ट्रांसफर किया, तो उसके मेम्ब्रेन कंपोजिशन पर क्या चेंज आएगा, कहाँ गई, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर गई है। करना क्या है, मेंटेन्ड रखनी है। तो हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाएगा, मेम्ब्रेन कंपोजिशन बदल देंगे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड ले आएंगे और सैचुरेटेड फैटी एसिड ले आएंगे। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें एक चीज कांस्टेंट रखनी है कि सेल की जो फ्लूइडिटी है वो मेंटेन रहे, कम ज्यादा नहीं करनी, एक लेवल पर रखनी है। अगर कोई भी चीज फ्लूइडिटी को बढ़ा रही है तो सेल उसको कम करेगी ताकि बैलेंस रहे, और अगर कोई कम कर रही है तो सेल उसको बढ़ाएगी। अपोजिट काम करना है। नाउ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एसिमेट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसका बेसिकली जब क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ही पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमेट्री, या एक करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी है इसमें। एसिमेट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो आउटर लीफलेट है और जो इनर लीफलेट है उसका कंपोजिशन सेम नहीं है। दोनों पे सेम टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट नहीं है, दोनों पे अलग अलग है। दैट इज एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन, दैट इज कंपोजिशन of inner and outer leaflet of cell membrane is not same. क्या दोनों लीफलेट पर सेम टाइप ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट है? नहीं, दोनों पर अलग अलग टाइप ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट है और दोनों में कंपोजिशन अलग अलग है। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज योर मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। मेम्ब्रेन पर दोनों लीफलेट सेम तरीके की नहीं है, अलग अलग तरीके की हैं। सो विद दिस लिपिड पोर्शन कम्स टू एन एंड। अब शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट से, दैट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन से। व्हाट आर द सेकेंड कंपोजिशन जो आपकी मेम्ब्रेन का है, दैट इज योर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ओके, सो नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमें पढ़ना है दैट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो सेकेंड कंपोनेंट है आपकी मेम्ब्रेन का वो है प्रोटीन्स। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, सबसे पहले याद रखोगे प्रोटीन्स फंक्शनल पार्ट है मेम्ब्रेन का। अगर स्ट्रक्चरल पार्ट दैट इज स्ट्रक्चर बनाने वाला पार्ट लिपिड है, तो प्रोटीन्स क्या है, फंक्शनल पार्ट है। दीज आर द फंक्शनल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो सब कौन कर रहा है, प्रोटीन परफॉर्म कर रहा है। नाउ अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है अलग अलग मेम्ब्रेन्स में, ऑब्वियसली लिपिड आपने देखा, लिपिड अलग अलग मेम्ब्रेन में अलग अलग कंपोजिशन पर प्रेजेंट है। सिमिलरली डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी अलग अलग होता है। डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैव different membranes have
different amount of proteins. जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करें, माइलिन शीट में देखोगे तो वहां पर इंसुलेशन का काम होता है। माइलिन शीट में सिर्फ और सिर्फ 25% प्रोटीन्स होते हैं। अगर एक एग्जाम्पल देखें हम लोग, एग्जाम्पल देखें तो माइलिन शीट में 25% प्रोटीन्स हैं, वहीं पर एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का 75% पोर्शन जो होता है वो प्रोटीन्स होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर 75% प्रोटीन्स हैं। तो ये तो जनरलाइज डिस्कशन होगी। अब क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ प्रोटीन से। मेम्ब्रेन में कौन कौन से अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो जब हम इस पोर्शन को डिस्कस करते हैं तो मेम्ब्रेन में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले टाइप ऑफ प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन्स। सेकेंड वी हैव पेरिफेरल प्रोटीन्स। एंड थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन्स अगर हम बात करें, that is lipid linked proteins. So अगर हम टाइप ऑफ प्रोटीन्स की बात करें इन अ मेम्ब्रेन, देन वी हैव इंटीग्रल प्रोटीन्स, सेकेंड टाइप वी हैव पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड थर्ड वी हैव योर लिपिड लिंक प्रोटीन। सबसे पहले शुरू करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन से। इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? हमारे पास 3 डिफरेंट वर्ड है, इंट्रिंसिक, इंटीग्रल और ट्रांस। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक मतलब किसी के अंदर प्रेजेंट होना, इंटीरियर में प्रेजेंट होना, टू बी प्रेजेंट इन इंटीरियर। नेक्स्ट इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब किसी चीज से बहुत टाइटली बाउंड होना, बहुत टाइटली बाउंड होना, या फिर आप कहोगे इजीली रिमूव ना कर पाना किसी चीज को। इंटीग्रल मीन्स टू बी टाइटली बाउंड। एंड लास्ट वन इज ट्रांस। ट्रांस मीन्स अक्रॉस। ट्रांस वर्ड का मतलब होता है अक्रॉस, किसी चीज को क्रॉस करके जाना। तो 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक मतलब टू बी प्रेजेंट इन द इंटीरियर, किसी चीज के अंदर प्रेजेंट होना। इंटीग्रल मतलब टू बी टाइटली बाउंड एंड ट्रांस मतलब क्रॉस। सो इन तीनों को कंबाइन करके क्या डेफिनेशन बनती है हमारे इंटीग्रल प्रोटीन की? एक ऐसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, मेम्ब्रेन के इंटीरियर में प्रेजेंट है और टाइटली बाउंड है। व्हाट आर इंटीग्रल प्रोटीन्स?
integral proteins are the proteins that are present in interior of membrane, interior of membrane, cross the membrane, and are tightly bound to membrane. तो एक ऐसे प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, जिनको रिमूव करना आसान नहीं है, प्लस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। क्या मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पाना आसान है? मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो तो मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर पार्ट है, मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है एंड लाइक डिसॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी है। अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहा है दैट मीन्स इस प्रोटीन के पास हाइड्रोफोबिक पोर्शन जरूर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर है वो हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफोबिक से इंटरैक्ट करता है, लाइक डिसॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या प्रोटीन के पास ऐसा क्या है कि वो इतनी आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है? तो इस प्रोटीन के पास है हाइड्रोफोबिक सेगमेंट। इस इंटीग्रल प्रोटीन के पास है हाइड्रोफोबिक सेगमेंट। अब ये सेगमेंट किसका बना होता है? ये सेगमेंट हाइड्रोफोबिक है, दैट मींस हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का बना होता है। 20 से 25 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का बना होता है। एंड मेम्ब्रेन के बाहर वाला कैसा है? मेम्ब्रेन के बाहर वाला है हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट। तो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, चाहे तो आप इसके सेल के बाहर ले लो या साइटोप्लाज्म की तरफ ले लो, चाहे तो सेल के बाहर ले लो या साइटोप्लाज्म की तरफ ले लो, ये वाले जो पोर्शंस होंगे ये होंगे हाइड्रोफिलिक। तो आप लोगों को इस डायग्राम से क्या समझ में आया कि जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन है उसके पास ऑल्टरनेटिव हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। पहले एक हाइड्रोफिलिक, फिर हाइड्रोफोबिक, फिर हाइड्रोफिलिक, अगर दोबारा से मेम्ब्रेन में जाएगा तो हाइड्रोफोबिक। तो इस तरीके से हमें समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो ऑल्टरनेटिवली हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, क्योंकि ये करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत बार पूछा जाता है। दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन्स are made of alternative hydrophobic and hydrophilic amino acids। तो ये स्टेटमेंट प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नाउ ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है, इस हाइड्रोफोबिक पार्ट में कौन सा स्ट्रक्चर आता है प्रोटीन का? ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है ये या तो अल्फा हेलिक्स होता है या बीटा बैरल होता है। ये सब लोग याद रखेंगे। ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो या तो अल्फा हेलिक्स होता है या फिर बीटा बैरल होता है। बीटा बैरल क्या है? बीटा बैरल जब आपके बीटा शीट्स एक दूसरे के ऊपर रोल होके एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम बीटा बैरल कहते हैं। व्हाट इज बीटा बैरल? बीटा शीट्स roll on one another to form cylinder like structure।
सो इस तरीके से होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना कि कभी कभी इंटीग्रल प्रोटीन के पास एक एक्स्ट्रा लिपिड चेन होती है ताकि वो और ज्यादा इंटरैक्ट कर पाए लिपिड बाइलेयर से। दैट इज इन सम केसेस integral proteins have additional lipid chain to increase interaction with लिपिड बाइलेयर। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सो ये है हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिपिड लिंक प्रोटीन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स के बारे में। अब यहां पे आएगा एक एक्सेप्शन। जब शुरुआत कर रही थी तो क्लियरली मेंशन किया था कि लिपिड और प्रोटीन के बीच में जो मेजर इंटरैक्शंस होती हैं वो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन होती हैं, लेकिन यहां पर जो प्रोटीन्स हैं, ये जो लिपिड लिंक प्रोटीन्स होते हैं, ये आपके लिपिड बाइलेयर से कोवेलेंट इंटरैक्शन से जुड़े हैं। these proteins are linked to lipid bilayer by covalent interactions. Okay, covalent interactions. Now, अब ये जो प्रोटीन्स है, पहले एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में समझाती हूँ, फिर एक बार डायग्रामेटिक से समझाऊंगी। तो ये वाले जो प्रोटीन है, लिपिड लिंक प्रोटीन है, वो आपके साइटोसोलिक साइट और नॉन साइटोसोलिक साइट दोनों तरफ हो सकते हैं। साइटोसोलिक साइट पर भी हो सकते हैं और नॉन साइटोसोलिक साइट पर भी हो सकते हैं। सो सबसे पहले अगर साइटोसोलिक साइट पर है तो इनके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं? एक ऑप्शन इनके पास होता है कि इनके पास एक एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स चेन हो। इनके पास एक ऑप्शन है, इनके पास हो एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स। ये अल्फा हेलिक्स क्या करता है? लिपिड लेयर में जाके इंटरैक्ट हो जाता है या जुड़ जाता है, इंटरैक्ट्स विद लिपिड लेयर। दूसरा इनके पास क्या होता है? इनके पास ऑप्शन होता है कि ये रखें एक लिपिड चेन, ये रखें एक लिपिड चेन। अब ये लिपिड चेन किसकी हो सकती है? ये हो सकती है फर्नेसाइल ग्रुप हो सकता है, पाल्मिटिक एसिड हो सकता है, या फिर मिरिस्टिक एसिड हो सकता है। मिरिस्टिक एसिड हो सकता है। ये तीन ऑप्शन है कि इनके पास ये तीनों फैटी एसिड चेन हो या लिपिड चेन हो जिसके थ्रू ये लिपिड से इंटरैक्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन इनके पास जो आपका नॉन साइटोसोलिक के केस में आता है। अब नॉन साइटोसोलिक पे तो इसके पास क्या होता है? ये होते हैं कनेक्ट टू लिपिड बाय ओलिगोसैकेराइड चेन। इनके पास एक ओलिगोसैकेराइड चेन होती है जिसके थ्रू ये इंटरैक्ट करते हैं, एंड इसका एग्जांपल है जीपीआई एंकर। जीपीआई एंकर किससे कनेक्टेड होते हैं? ये होते हैं कनेक्टेड टू फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। आई नो अभी मैं जो लिख रही हूं ना वो चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाली हैं, तो अभी जब आप थोड़ी सी डायग्रामेटिक देखोगे ना आपको समझ में आएगा।
सो लिपिड लिंक प्रोटीन की बात करें तो ये आपके प्रोटीन्स हैं जो बायलेयर से बेसिकली कोवेलेंट इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं। तो ये साइटोसोलिक साइट, नॉन साइटोसोलिक साइट, किसी भी साइट प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर साइटोसोलिक साइट है तो इनके पास दो ऑप्शन है, या तो एक ये हेलिक्स चेन रखते हैं अपने पास जो जाके लिपिड लेयर में जुड़ जाती है, या फिर ये एक लिपिड चेन रखते हैं जिसके थ्रू ये लिपिड लेयर से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे मिरिस्टिक एसिड, फाइनेसाइल ग्रुप, मिरिस्टिक ग्रुप। या फिर अगर ये साइट नॉन साइटोसोलिक साइट पर हैं तो इनके पास एक ओलिगोसैकेराइड चेन होती है जिसके थ्रू लिपिड से इंटरैक्ट करते हैं। अब डायग्राम देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। सो ये है आपके लिपिड बाइलेयर। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये हमारी साइटोसोलिक साइट है, साइटोसोलिक मतलब साइटोसोल की तरफ, और ये हमारी नॉन साइटोसोलिक है। सबसे पहला ऑप्शन हमने क्या पढ़ा था कि अगर साइटोसोलिक साइट पर है तो क्या होगा, प्रोटीन के पास होती है एक अल्फा हेलिक्स चेन जो जाके लिपिड लेयर में इंसर्ट हो जाती है। तो ये है आपका फर्स्ट प्रोटीन, इसके पास एक अल्फा हेलिक्स है जो बीच में जाके प्रोटीन के बीच में, सॉरी लिपिड के बीच में जाके जुड़ गया एंड प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या था कि प्रोटीन के पास होती है एक लिपिड चेन, प्रोटीन के पास है एक लिपिड चेन जो उसको जोड़ती है, ये है सेकंड ऑप्शन, साइटोसोलिक तरफ प्रोटीन के पास एक लिपिड चेन है जो उसको जोड़ती है विद द लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन होता है, वेट अ मिनट, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन के पास है एक ओलिगोसैकेराइड चेन जो प्रोटीन को जोड़ती है विद द लिपिड लेयर। प्लीज इन तीनों को अच्छे से समझ लेना, बहुत जरूरी है। एक अल्फा हेलिक्स हो सकता है, एक लिपिड चेन हो सकती है। लिपिड चेन कौन कौन सी हो सकती है, मिरिस्टिक, फार्नेसाइल, वो याद रहना चाहिए, क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो आई थिंक ये हमारी अल्फा हेलिक्स है, ये हमारा बीटा बैरल है, एंड ये है डिफरेंट लिपिड चेन जो आप लोगों को समझाई है, मिरिस्टॉइल एंकर, पाल्मिटॉइल एंकर एंड फर्नेसाइल एंकर। एंकर याद होनी चाहिए। एंड ये है कुछ जो मैंने अभी तक आपको बताया, पेरिफेरल तक मैं पहुंची नहीं हूं, पहले समझा देती हूं। सबसे पहले फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर बनाती है इंटीग्रल प्रोटीन, एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, एंड वी हैव अ लिपिड। जो आपको एक एक्सेप्शन लिखवाया था, एक नोट लिखवाया कि इनके पास एक एडिशनल लिपिड चेन होती है जो इनको और इंटरेक्शन करती है, एंड थर्ड इज ऑल्सो इंटीग्रल प्रोटीन। उसके बाद ये वाला आपका साइटोसोलिक लिपिड लिंक प्रोटीन है, अल्फा हेलिक्स है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, फिर इसके पास लिपिड चेन है जो और कनेक्टेड है। उसके बाद थर्ड जो है, इसके पास एक ओलिगोसैकेराइड चेन होती है जिसके थ्रू ये कनेक्ट करता है। पेरिफेरल पर नहीं आई हूं, पहले पेरिफेरल करा लेती हूँ फिर ये बताती हूँ। पेरिफेरल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, पेरिफेरल प्रोटीन्स पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं ये लिपिड बायलेयर से इंटरैक्ट नहीं करते, ये इंटीग्रल प्रोटीन से इंटरैक्ट करते हैं। इनका कोई इंटरैक्शन नहीं है, नो इंटरैक्शन विद लिपिड बायलेयर, इनका कोई इंटरैक्शन नहीं है मेम्ब्रेन लिपिड से। ये इंटरैक्ट करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन के साथ, कैसी इंटरैक्शंस है, नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस है।
तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है तो ये सबसे इजी है रिमूव करना, इजीएस्ट टू रिमूव फ्रॉम मेम्ब्रेन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, वैसे क्वेश्चन अभी एक एग्जांपल बताती हूँ, पहले एक चीज समझ लो, कौन सा प्रोटीन, जब भी जहां पर भी नोट डाउन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वहां पर लिख लो कौन सा प्रोटीन है जिसको बहुत आसानी से मेम्ब्रेन से निकाला जा सकता है, वो होता है पेरिफेरल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है जिसको बहुत मुश्किल से निकाला जाता है, वो होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन। तो क्वेश्चन सेक्शन सी में आता है कि आपने इसको, प्रोटीन था जिसके इतने रीजन्स मेम्ब्रेन के अंदर हैं, इसको आपने एसिड से ट्रीट किया, पीएच से ट्रीट किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रोटीन निकल ही नहीं रहा, तो ये कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन है? अगर डिफिकल्ट टू रिमूव है दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन, और बहुत आसानी से निकल गया दैट इज पेरिफेरल। तो बेसिकली पेरिफेरल जब निकालते हैं आप सेल के आसपास का एनवायरमेंट, पीएच चेंज कर दो, प्रोटीन रिमूव हो जाता है। सबसे इजी तरीका है, आप सेल के आसपास का पीएच चेंज कर दो, पेरिफेरल प्रोटीन आउट हो जाता है, सबसे पहले निकल जाता है। सो ये थे प्रोटीन्स, और ये फिगर जो मैं आप लोगों को समझा रही थी, ये लास्ट वाला पार्ट है जो आपका पेरिफेरल प्रोटीन है। यू कैन सी इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ ये कनेक्टेड है। सो ये हैं आपके प्रोटीन्स, और लिपिड्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो, डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन कम बैक टू द आंसर। A membrane-associated protein is composed of 7 alpha helix with each helix containing 19 hydrophobic residues. तो सबसे पहले तो अल्फा हेलिक्स किसके केस में मिलता है? अल्फा हेलिक्स किसके केस में मिलता है? इंटीग्रल प्रोटीन के केस में मिलता है। तो हमारे पास ऑप्शन ये गया, पेरिफेरल प्रोटीन का ऑप्शन गया, ये गया, तो ओनली करेक्ट आंसर इज दिस। एंड अगर 7 अल्फा हेलिक्स है मतलब इसके पास 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है। ये अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लो इस चीज को कि जितने हाइड्रोफोबिक रीजन है, हाइड्रोफोबिक जितने भी रीजन होंगे, हाइड्रोफोबिक रीजन इक्वल होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन के। जितने हाइड्रोफोबिक रीजन उतने ही ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होंगे। अपने कॉन्सेप्ट्स को जितना क्लैरिटी से पढ़ोगे, जितनी क्लैरिटी रखोगे, उतना आसान होगा। एंड दिस वर्क्स वेरी वेल। छोटी छोटी चीजें समझो, एक एक दो दो लाइन में आंसर निकल आता है। और हम बेसिकली सेक्शन सी के क्वेश्चन को मुश्किल इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें उसकी सॉल्व करने की टेक्निक नहीं आती। कभी कभी सेक्शन सी का क्वेश्चन उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है और हम उसको पूरा पढ़ रहे होते हैं, क्या है क्या है क्या है। फर्स्ट लाइन में आंसर था कि अगर अल्फा हेलिक्स है और 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज हैं, तो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज और अल्फा हेलिक्स कौन से प्रोटीन का पार्ट है? इंटीग्रल प्रोटीन का पार्ट है। एलिमिनेट करो और आंसर पे आ जाओ। दैट इज द टेक्निक। While treating the membrane with all kinds of proteases, a major portion of this protein remains intact. जब उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया तब भी प्रोटीन जो है वो डिग्रेड नहीं हो रहा था, वो इंटैक्ट है। क्यों? और आपने पढ़ा कि सबसे मुश्किल किसको रिमूव करना है? इंटीग्रल प्रोटीन को। तो सेकंड लाइन भी हमें यही बता रही है। ट्रीटमेंट विद हाई सॉल्ट एंड बफर विद pH 5.0 फेल टू डिसोसिएट। प्रोटीन निकल ही नहीं रहा, तो कौन सा प्रोटीन है? तो दैट इज योर इंटीग्रल प्रोटीन। याद रखना, ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन को मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन लिखा हुआ है ना, दे रहा। मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन का मतलब भी ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, lipid rafts are rich in both sphingolipids and cholesterol. The cholesterol plays a central role in raft formation. Since lipid rafts apparently do not form in its absence, why do you think cholesterol is essential for the formation of lipid rafts? सबसे पहले समझाती हूँ lipid rafts क्या हैं। लिपिड रैफ्ट्स बहुत छोटे छोटे रीजन है मेम्ब्रेन के जहां पे लिपिड और प्रोटीन के बीच की इंटरेक्शन बढ़ जाती है। क्या होता है यहां पर? रीजन इन मेम्ब्रेन वेयर इंटरेक्शन बिटवीन लिपिड्स and protein increases. मेम्ब्रेन के वो रीजन जहां पर लिपिड और प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाती है उसे हम लिपिड रैफ्ट्स कहते हैं। ये बहुत डायनामिक होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है डायनामिक होते हैं मतलब ये बनते और टूटते रहते हैं। लिपिड रैफ्ट बन रहा है फिर टूट रहा है, बन रहा है फिर टूट रहा है, दैट इज द केस।
उसके बाद अगर आप बात करो, ये वाला जो रीजन होता है, लिपिड राफ्ट वाला रीजन होता है, उसमें ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे होते हैं। ये बेसिकली रीजन जो होता है रिच इन स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। अब क्वेश्चन पर आते हैं। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर यहां पर इंटरैक्शन बढ़ गई है तो आप सबको पता है जब इंटरैक्शन बढ़ जाती है तो क्या होता है, मूवमेंट कम हो जाती है, और जहां पर मूवमेंट कम होती है वहां रिजिडिटी होती है, वहां एक टफनेस होती है। तो इस चीज को याद रखना, लिपिड रैफ्ट वाले रीजन में जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, टफ हो जाती है, रिजिड हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन्होंने बोला ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्फिंगोलिपिड की जो मोबिलिटी है उसको कम कर देता है। मोबिलिटी कम हो गई, दैट मीन्स फ्लूइडिटी कम हो गई, फ्लूइडिटी कम होते ही रिजिडिटी हो जाएगी। दिस इज द केस। लार्ज हेड ग्रुप्स ऑफ स्फिंगोलिपिड्स रिपेल ईच अदर, नहीं, अगर रिपल्शन होगा तो स्फिंगोलिपिड दूर जाएंगे ना, दूर दूर जाएंगे तो मूवमेंट बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ गई तो फ्लूइडिटी बढ़ गई। लेकिन मैंने तो क्या बोला, लिपिड रैफ्ट में रिजिडिटी आती है, अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। कोलेस्ट्रॉल इंटरैक्ट्स विद फैटी एसिड टेल इन द मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल इंटरैक्ट करता है फैटी एसिड टेल इन, नॉर्मली भी तो कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। The planar cholesterol molecules are postulated to fill the voids that form underneath the large head groups of the sphingolipids. नहीं, बेसिकली आप लोगों को सबको याद रखना है, और कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये चीज और याद रखना, ये मेम्ब्रेन बफर है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बफर है। बफर आप सब लोग पढ़ते हो कि बफर क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है। तो यहां पर क्या करता है, यहां पर कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। और क्वेश्चन आता है डीबीटी में, कोलेस्ट्रॉल का क्वेश्चन तो जरूर आता है। Okay, the primary reason to use red blood cell in the study of plasma membrane is, main important reason plasma membrane को क्यों लिया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए, क्योंकि उसमें कोई न्यूक्लियाई नहीं होता और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते। तो मतलब एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक ही मेम्ब्रेन कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया जा सकता है, अदर मेम्ब्रेन्स को रिमूव करने की परेशानी नहीं होने वाली। Which is considered as structural parent of all sphingolipid, that is sphingosine। अब मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा समझाना, इसलिए बता देती हूँ। देखो, आप लोग पूछोगे कि मैम सेरामाइड क्यों नहीं, सेरामाइड क्यों नहीं है। देखो ध्यान से देखना, सेरामाइड क्यों नहीं हो सकता। देखो, स्फिंगोमाइलिन या कोई भी स्फिंगोलिपिड कब बनेगा, जब ये फैटी एसिड चेन लगेगी, राइट। सेरामाइड कब बनता है, जब आपके स्फिंगोसिन पे फैटी एसिड टेल लगती है तो वो सेरामाइड बनता है। तो ये जो फैटी एसिड टेल होती है ये सभी लिपिड्स में अलग अलग होती है। उन्होंने पूछा स्ट्रक्चरल पेरेंट, स्ट्रक्चरल पेरेंट का मतलब सब स्फिंगोलिपिड में कॉमन क्या है, सब स्फिंगोलिपिड में कॉमन होता है स्फिंगोसिन, क्योंकि सेरामाइड पर, सेरामाइड कब बनता है, जब स्फिंगोसिन पे लगती है फैटी एसिड टेल, और ये फैटी एसिड टेल अलग अलग लिपिड्स में अलग अलग होती है, इसलिए हम सेरामाइड को स्ट्रक्चरल पेरेंट नहीं बोलते, हम स्फिंगोसिन को स्ट्रक्चरल पेरेंट बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्यों नहीं बोलते। एंड आई थिंक आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि इसको क्यों नहीं बोलते, इसको क्यों बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जब आप सेक्शन सी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो वहां पर ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक ब्रॉडली डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में। क्वेश्चन जो है सेक्शन बी और सी दोनों का बनता है। सेक्शन बी में जो बनेगा वो बेसिकली आपके एग्जांपल्स में बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स, मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड्स, मोस्ट अबंडेंट ग्लाइकोलिपिड्स, मोस्ट अबंडेंट ग्लाइकोलिपिड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड, मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड इन योर नर्व सेल। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर बनेगी। उसके बाद सेक्शन सी का क्वेश्चन, जैसे आप लोगों ने इंटीग्रल प्रोटीन का क्वेश्चन देखा कि इतने अल्फा हेलिक्स हैं तो कौन सा प्रोटीन है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। या फिर आपको जब प्रोटीन को रिमूव करना है, हमने प्रोटीन को जो है पीएच से ट्रीट किया और प्रोटीन जो है वो बाहर आ गया, तो कौन सा प्रोटीन था, पेरिफेरल प्रोटीन था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोग पढ़ोगे, और सब कुछ कवर है इस लेक्चर में। हर एक छोटी चीज जो आ सकती है, जो पूछी जा सकती है, वो इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ CSR 9 पॉइंट ऑफ व्यू से, डीबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ICMR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आईसर से भी। बता देती हूँ, डीबीटी की बात करें तो डीबीटी वाले जो क्वेश्चंस है वो बहुत स्ट्रक्चर पे तो पूछ ही लेते हैं कि ये कौन सा मोस्ट अबंडेंट है, कौन सा। उसके साथ साथ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो टॉपिक पढ़ा है वो डीबीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है।
और वो लोग भी प्रोटीन के बारे में पूछ लेते हैं और सॉल्युबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन पे पूछते हैं कि इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। आईसीएमआर बहुत डायरेक्ट रहता है कि कौन सा अबंडेंट है, कौन सा कम है, ये वाली चीजें पूछी जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। नेक्स्ट सेक्शन के में हम कुछ और पढ़ेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट जुड़ेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच।